हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आपको प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। टेट एग्ज़ाम पर्यावरण का टॉपिक है ये, जो भोजन के कुछ घटक है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर वसा पढ़ा, उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे आज और इसकी विशेषताएं देखेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना, है ना। मैं आपको पूरे डिटेल से पढ़ाने जा रही हूँ। थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू करेंगे, है ना। एक के बाद एक टॉपिक डेली लेके आती हूँ मैं आपके सामने, तो आप मेरे साथ बने रहे और आप मेरी पुरानी क्लासेस भी देख लेना। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्रोटीन शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस शब्द से बना है ना। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पहले आने वाला। पहले आने वाला। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटो शब्द से बना है और इसका अर्थ है पहले आने वाला होता है, अर्थात यह कोशिकाओं का प्रमुख अवयव है। प्रोटीन क्या है? ये कोशिकाओं का प्रमुख अवयव है एवं जीवन के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। प्रोटीन को जीवन के लिए क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 50% भाग मांसपेशियों से बना होता है और 20% भाग अस्थियों, उपास्थियों, दांतों में तथा 10% भाग त्वचा में और शेष भाग ऊतकों व शरीर के तरल द्रवों जैसे रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले 50% कहाँ पाया जाता है? तो मांसपेशियों में, 20% अस्थियों, उपास्थियाँ, 10% भाग त्वचा में और बाकी बचे ऊतक व शरीर के तरल द्रव जैसे तरल द्रव का मतलब है जैसे रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। तो आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला, और इसके प्रमुख अवयव महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है इसको कोशिकाओं का। उसके बाद हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 50% भाग, मतलब हमारे शरीर में टोटल जितना भी प्रोटीन पाया जाता है उसका 50% भाग मांसपेशियों में पाया जाता है, 20% अस्थियों मतलब हड्डियों और उपास्थियों में, दांतों में 10%, त्वचा के शेष भाग में, शरीर के तरल द्रव जैसे रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ये आधारभूत संरचना का निर्माण करता है एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करता है ना। प्रोटीन आधारभूत संरचना बनाता है और एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करता है। शरीर को 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शरीर को 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? प्रतिजैविक एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। तो इसमें प्रश्न आने वाला है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा बनती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। और ये क्या है? तो ये शरीर के आधारभूत संरचना का निर्माण करता है और एंजाइम के रूप में करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी प्रोटीन करता है। बच्चों के शारीरिक विकास एवं महिलाओं के गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब प्रोटीन की आवश्यकता मतलब बच्चों की विकास, शारीरिक शरीर के विकास के लिए महिलाओं के गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान प्रोटीन की क्या होती है? अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब इनको ज़्यादा होती है, बाकी प्रोटीन की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन महिलाओं को और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए गर्भावस्था के टाइम पे, स्तनपान कराने के दौरान प्रोटीन की क्या होती है? अत्यंत आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रोटीन का वर्णन प्रथम बार वर्ष 1838 में वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा किया गया। प्रोटीन का प्रथम बार वर्णन किसने किया? तो मुल्डर द्वारा किया गया वर्ष 1838 में मुल्डर नामक व्यक्ति ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था। और सन 1838 में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बेल्जियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जिलियस द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1838 में। और पहला वैज्ञानिक कौन था?
मतलब पहली बार इसका वर्णन किसने किया, तो मोल्डन नामक के वैज्ञानिक ने किया था। और पहला शब्द का सर्वप्रथम तो जे बर्जीलियस द्वारा किया गया। और रासायनिक रूप से प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। रासायनिक रूप से प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। जब एक अमीनो अम्ल के अणु का कार्बोलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ता है तो जल का एक अणु निकलकर डाइपेप्टाइड यौगिक बनाता है ना। जब क्या होता है, रासायनिक रूप से प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहु होता है। और जब एक अमीनो अम्ल क्या करता है कि अणु का कार्बोलिक्स इस समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ता है तो जल का क्या बनता है, एक अणु निकलकर क्या बनाता है, डाइपेप्टाइड यौगिक बनाता है ना। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, डाइपेप्टाइड यौगिक कैसे बनता है, तो अमीनो अम्ल के अणु का कार्बोलिक्स समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ता है तो जल का एक अणु निकलकर क्या बनाता है, डाइपेप्टाइड बनाता है। इसके बाद और इस यौगिक के बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। और यौगिक के बंध को क्या कहते हैं, तो पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसके बाद विभिन्न अमीनो अम्ल इस प्रकार के बंधों द्वारा परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, पेप्टोन्स बनाते हैं एवं प्रोटीओसेस नामक जटिल पदार्थों का तथा अंत में प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना। तो ये प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट। अमीनो अम्ल क्या होता है, एक अमीनो अम्ल अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ता है और एक जल का एक अणु निकलकर डाइपेप्टाइड बनाता है, यौगिक बनाता है। और यौगिक के इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। और फिर विभिन्न अमीनो अम्ल इस प्रकार के बंधों द्वारा परस्पर जुड़ते हैं तो उसे पेप्टोन्स कहते हैं एवं प्रोटीओसेस नामक जटिल पदार्थों का तथा अंत में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, तो ये रंगहीन होते हैं, मीठे तथा जल में घुलनशील क्रिस्टलीय यौगिक हैं और जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा का में सल्फर पाया जाता है। और इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, तो ये रंगहीन होते हैं, मीठे तथा जल में घुलनशील क्रिस्टलीय यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो चतुष्फलक की होती है। इसके केंद्रक में एक कार्बन परमाणु होता है। अमीनो अम्ल के केंद्रक में कैसा परमाणु होता है, तो एक परमाणु होता है जिसके एक और हाइड्रोजन का परमाणु होता है और दूसरी ओर कार्बोलिक समूह COOH, तीसरी ओर एक अमीनो समूह NH2 तथा चौथी ओर कोई एक विशिष्ट परमाणु का समूह संयोजित होता है जिसे पार्श्व समूह या R समूह कहते हैं, है ना। केंद्र में उपस्थित कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं तथा अमीनो समूह को छोड़कर शेष भाग को अल्फा कीटो अम्ल कहते हैं, है ना। शेष समूह को छोड़कर अल्फा कीटो कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है RCH NH2COOH होता है। प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो प्रकृति में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिसमें से 10 स्तनधारियों के शरीर में बनते हैं। जिसमें से 10 किसके शरीर में बनते हैं, तो 10 स्तनधारियों के शरीर में बनते हैं। जबकि 10 अमीनो अम्लों को भोज्य पदार्थों के माध्यम से बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें क्रमशः अनिवार्य अमीनो अम्ल तथा अनिवार्य अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 20। और स्तनधारियों में कितने बनते हैं, तो 10। इसके बाद 10 अमीनो अम्ल बनते हैं। और प्रोटीन का वर्णन प्रथम बार किसने किया था, तो 1838 में वैज्ञानिक मुल्डर ने किया था। और इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1838 में जे बर्जीलियस ने किया था। और प्रोटीन शब्द किस भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से प्रोटोस शब्द से बना है। और यह इसका अर्थ है पहले आने वाला पोषक तत्व। और प्रोटीन का अपने शरीर में टोटल 50% भाग काय का बना होता है, तो मांसपेशियों, 20% अस्थियां, 10% त्वचा और जो शेष बचा उससे तरल, रक्त, हार्मोन आदि पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, संरचना बनाना। और उसके बाद 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक एंटीबॉडीज का निर्माण होता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद इसके जो
की पॉइंट है उनको लिख भी रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे आप। तो आगे हम प्रोटीन की विशेषता कल पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल के साथ, तो आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो भी बताना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी बताना। थैंक यू दोस्तों।